हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्लैट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और इसमें यह है कि आपको लास्ट मिनट में किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या और किस तरीके से। कोई लास्ट मोमेंट जो होता है ना, लास्ट मिनट स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। इसमें पता नहीं चलता है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस चीज़ को सा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये बेसिकली उसी के ऊपर है कि क्लैट लास्ट मिनट मास्टर स्ट्रेटजी फॉर यूजी एंड पीजी। बेसिकली यूजी और पीजी के लिए जो मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उसके ऊपर हमने आज का डिस्कशन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे फाइनल 48 आवर्स व्हाट टू स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। इसमें पहले यदि मैं क्लैट की यूजी की बात करूँ, यूजी की बात, तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो क्लैट है वो प्रॉपर पैसेज बेस्ड आ गया है। पैसेज बेस्ड एग्जाम होते हैं तो हमें पहली चीज़ को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देनी चाहिए। एटलीस्ट जो हमारे पास जो भी अब टाइम बचे हुए लास्ट 2 to 3 पैसेज हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। लीगल रीजनिंग पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। करेंट अफेयर्स जो होता है लास्ट 10 to 12 मंथ, जो मेजर लीगल करेंट अफेयर्स है, मेजर लीगल लाइक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो गया या फिर अवार्ड से रिलेटेड हो गया एंड सो इस तरीके से जो भी है उसमें आपको वो पढ़ना है। तीसरी चीज़ है कि लॉजिकल रीजनिंग में वही चीज़ हमें पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से हो। उसके बाद मैथ्स में बेसिकली आपको जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उस पर थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसके बियॉन्ड आपको किसी भी न्यू चीज़ को नहीं पढ़ना है। अब यानी हम क्लैट पीजी की बात करें, क्लैट पीजी में फोकस जो एरिया होते हैं उसमें आपको बेयर एक्ट में ध्यान देना है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। ठीक, अब उसमें भी आगे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बीएनएस से रिलेटेड आ सकता है, बीएसए से रिलेटेड आ सकता है, या फिर बीएनएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन। जो केस लॉज है, जो आपको इम्पोर्टेंट केस लॉज, जो भी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, 20 to 30 लैंडमार्क जजमेंट है, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे जूरिस्प्रूडेंस की यदि मैं बात करूँ तो जो जूरिस्प्रूडेंस में थ्योरीज, कंसेप्चुअल थ्योरीज है, उस पर आपको क्लैट पीजी में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से लाइक नेचुरल जस्टिस हो गया, रीट हो गया, फिर की डॉक्ट्रिन्स है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्लैट पीजी में, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद इंटरनेशनल लॉ हो गया, लाइक यूएन स्ट्रक्चर्स हो गया, ट्रीटी हो गया, आईसीजे यदि कोई लैंडमार्क जजमेंट दे रहा है तो उसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है, उसको ऊपर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे है कि मास्टर टू अवॉइड, अब इसमें है कि क्या हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है, बिकॉज लास्ट आवर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है स्टूडेंट के ऊपर कि उनको लगता है ये भी पढ़े वो भी पढ़े, ऐसे करे वैसे करे, उन सबको नहीं करना है। तो हमें इसमें क्या चाहिए, अवॉइड करना। लाइक फर्स्ट थिंग, नो न्यू टॉपिक्स, कोई नया टॉपिक नहीं आपको पढ़नी है, जो आपने पढ़ा हुआ है बस उसी को रिवीजन करना है। स्किप हैवी टेक्स्ट बुक, जो हैवी टेक्स्ट बुक्स होते हैं उनको आपको स्किप करने की ज़रूरत है। तीसरा हो जाता है डोंट कंपेयर प्रिपरेशन। अब कभी कभी क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल यदि 2 स्टूडेंट है तो उसमें हम कंपेयर करने लगते हैं कि उसकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, इसकी प्रिपरेशन, इस चक्कर में यदि आप उसकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है, हमारी क्या, इस कंपेयर में हम कभी कभी अपना स्ट्रेस के चक्कर में अपना खुद का नुकसान करें, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। तीसरा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब आपको क्या करना है कि अटेम्प्ट ऑल 120 क्वेश्चन विथ लो एक्यूरेसी इज वर्स्ट। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, बट वो नहीं करना है। जो आपको जितना समझ आ रहा है बस उतना ही करना है, बिकॉज जो क्लैट है आपको इट्स अ निगेटिव मार्किंग एग्जाम में यदि आप 100% क्वेश्चन और उसमें ज़्यादा आप गलत कर रहे हैं तो आपके निगेटिव मार्क्सिंग चले जाते हैं। इसीलिए वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जो आपको लग रहा है कि ये 100% कन्फर्म है और आपको अच्छे से आ रहा है, राइट। अब हमारा है कि स्मार्ट टाइम एलोकेशन स्ट्रेटजी। अब टाइम का कैसे हम अपना मेंटेन करें, टाइम को किस तरीके से मैनेज हमको करना है, ठीक। तो यदि मैं इंग्लिश की बात करूँ तो मैक्सिमम आपको 25 मिनट देना है, बिकॉज इंग्लिश में आपके जो जिस हिसाब से प्रैक्टिस रहेगी उस हिसाब से आपको आ सकता है 25 मिनट, दैट इज सफिशिएंट। करेंट अफेयर्स के लिए 10 मिनट सफिशिएंट है, आप 10 मिनट में कर सकते हैं। फिर आपको जो लीगल रीजनिंग है, लीगल रीजनिंग के लिए आप 35 मिनट्स, दैट इज सफिशिएंट, बिकॉज लीगल रीजनिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से आपको 100% मार्क्स आप ला सकते हैं। लाइक यदि वो 35 क्वेश्चन यदि पूछ रहा है, ठीक, तो आउट ऑफ 35 भी आपको आ सकते हैं आसानी से, राइट। तो ये आपको टोटली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन गया रहता है।
फिर लॉजिकल रीजनिंग आपको 30 मिनट्स में लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद मैथ्स के लिए आपको 20 मिनट सफिशिएंट है, बिकॉज मैथ्स में क्या होता है ना कि वही क्वेश्चन वो आते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड होता है। फार्मूला आपको यदि याद रहेगा ऑन द पॉइंट तो आपको बखूबी आप बना लीजिएगा। यदि फार्मूला आपको नहीं पता है तो फिर आपसे मतलब कि थोड़ा मुश्किल होगा वो चीज़ सॉल्व करना, राइट। अब हमारी अगली पॉइंट है कि क्लैट पीजी बेसिकली सेक्शन प्रायोरिटी। अब क्लैट पीजी में किस तरीके से हमको काम करना है। क्लैट पीजी में पहला हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आप देखिएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्रिमिनल लॉज, ठीक, इसमें आपको आईपीसी जो कि बीएनए से है या फिर बीएनए से है, इससे आपको डायरेक्ट केस लॉज आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट। जूरिस्प्रूडेंस से थ्योरी पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा थ्योरी है, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं। फिर अदर सब्जेक्ट्स पे आ गए, लाइक कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, टॉर्ट हो जाते हैं, इन सब पे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से भी आपके पैसेज आते हैं क्लैट पीजी में, जो कि यदि आप पिछले बार का भी देखें तो पिछले बार भी आया हुआ था। हर एक साल एटलीस्ट एक या दो पैसेज वो इंटरनेशनल रिलेशन से, इन सब चीज़ों से वो जरूर पूछता है, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है हाई इम्पैक्ट फिजिकल रिवीजन। अब क्या होता है ना कि क्योंकि करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है काफ़ी वाइड है, हमको पता नहीं है कि उसमें क्या आता है, किस तरीके का। तो अब इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने ये आता है कि लास्ट आवर में हम क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट के लिए। तो आपको कहना है मेजर जो अपॉइंटमेंट होते हैं उस पर आपको देख लेना है, लाइक कि CGI इलेक्शन कमीशन हो गया, इन सब चीज़ों पे जो भी आपको अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उससे आपको रिलेटेड काम करना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली यदि कोई जजमेंट दे रहा है उस पर आपको पढ़ना है कि वो जजमेंट किस तरीके का है, कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, इसके ऊपर आपको पढ़ना है। इसके बाद बिल एंड एक्ट जो भी पास हो रहे हैं लोकसभा राज्यसभा से, उस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट्स यदि कोई हो रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको अवार्ड्स एंड, यदि कोई किसी चीज़ में अवार्ड मिल रहा है, का नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, इन सब चीज़ें पे कौन किसको किस क्षेत्र में मिल रहा है, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब क्या होता है एसेंशियल लीगल प्रोविजंस। यदि हम एसेंशियल लीगल प्रोविजन की बात करूँ स्पेशली क्लैट पीजी के लिए, तो यदि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में आपको हो गया कि आर्टिकल 12 to 32 फंडामेंटल राइट्स हो जाता है, या फिर इसके बाद DPSP हो जाता है। ये सब जो भी आर्टिकल्स हैं ना, वो आपको एक बार गो थ्रू करने की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल में। बिकॉज अभी जो भी CGI अपॉइंट हो रहे हैं वो आपसे डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एविडेंस एक्ट में आपको सेक्शन 359 जो हो गया, या फिर सेक्शन 32, 45, 141, इन सब चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लेना जो कभी कभी क्या होता है क्लैट पीजी में वो डायरेक्ट सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा इन सब चीज़ों को थोड़ा मतलब कि नॉलेज और रिव्यू करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद क्रिमिनल लॉ एसेंशियल्स में आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो जाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट थ्योरी, उन सब चीज़ों पे आपको ज़रूरत है। इसके बाद आपको यदि मैं कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स की बात करूँ तो ऑफर एक्सेप्टेंस, इन सब चीज़ों को, टॉर्ट में लाइबिलिटी नेग्लिजेंस, इन सब चीज़ों को एक बार आपको ओवरव्यू करने की ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद आपको आ जाते हैं मस्ट नो लीगल डॉक्ट्रिन्स। जो डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लैट पर्सपेक्टिव से, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो गया, ऑडियोरम पार्टम का हो गया, रेस जुडिकाटा हो गया, या फिर पेस एंड सब्सटेंस हो गया, या फिर मेंस या एक्टस, जो भी डॉक्ट्रिनल बेस है या फिर इन डॉक्ट्रिन से रिलेटेड वो यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको भी आपको गो थ्रू करना है क्लैट पीजी में बेसिकली। इसके बाद यदि मैं बात करूं लैंडमार्क केस को आपको एक बार पढ़ लेना है, गो थ्रू करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा ये कि जजमेंट होते हैं वहाँ से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रेफर करते हैं उस जजमेंट को, तो उस जजमेंट को आपको एटलीस्ट गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। केशवानंद भारती हो गया, या फिर आपको जितने यहाँ पे केस लॉज लिखे गए हैं, मेनका गांधी हो गया, श्रेया सिंह हो गया, ये सबको विशाखा गाइडलाइन, विशाखा सिंह केस लॉज, जितने भी ये सब जजमेंट है इन सबको एक बार गो थ्रू करने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको आ जाता है फाइनल 24 आवर ब्लूप्रिंट। अब क्या होता है कि इतना होने करने के बाद एक जो हमारे ब्लूप्रिंट होती है, किस तरीके से आपको एक नॉर्मल वे में हम आपको बता देते हैं कि आपको 24 आवर्स एग्जाम से पहले उसमें आपको क्या करना चाहिए। पहला, एक अच्छा स्लीप लीजिए, बहुत मिनिमम 7 to 8 आवर्स का एक गुड स्लीप लीजिए, ताकि आपको एग्जाम के दौरान आपको स्ट्रेस ना फील हो। दूसरा चीज़ की हाईली प्रिवेंशन ओनली, मतलब कि ऐसा कुछ भी आपको देखिए एग्जाम, क्योंकि एग्जाम से पहले 24 आवर ना स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा स्ट्रेस रहता है,
तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत है या आपने जो भी पढ़ा है बस उसको थोड़ा बहुत रिवीजन करें, उसके बियॉन्ड आप कुछ ना करें। फिर जो भी एसेंशियल्स आपको लग रहे हैं, आईडी प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट्स है एग्जाम के दौरान, वो सब आपको एग्जाम सेंटर पे ले जाना है। ठीक, इसके बाद आपको प्रैक्टिस मिनी सेक्शन, जो भी थोड़े बहुत सेक्शंस होते हैं उनको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे जो भी लैंडमार्क, यदि आपको लैंडमार्क में कोई जजमेंट आ गया उससे रिलेटेड कोई सेक्शंस है उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। फिर आपको फुली फ्यूल योर बॉडी राइट, मतलब कि ऐसा भी ना कर ले कि हमें प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो एक मेंटेन करके चले ताकि आपको हर चीज़ की सुविधा अच्छे से हो सके। ठीक, इसके बाद मेंटेन क्लेम, अब आपको जो भी मतलब कि जो भी नेसेसरी चीज़ है वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपका जो लास्ट में अभी जितना दिन बचे हुए हैं उस तरीके से आप क्लैट की प्रिपरेशन करें तो एक अच्छा स्कोर आ सकता है। और एज यू ऑल नो दैट कि जो लास्ट मिनट प्रैक्टिस होती है ना, वही हमें एक रैंक अप्स एंड डाउन करा सकती है। इसलिए लास्ट मिनट की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम मतलब कि हमारी एनएलयूज में जाने का मौका आसानी से, अच्छा रैंक के साथ हमें बढ़िया एनएलयू में जाने का मौका मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि कोई भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।